ये फालतू की बातें करने वाले, इनको हटाओ यहां से। यहां पर भी जीजा साला ढूंढ रहे हैं। चलिए अब हम आते हैं भाषा शिक्षण के सिद्धांत। भाषा शिक्षण के सिद्धांतों की चर्चा यदि हम करें, कम से कम एक प्रश्न, यहां तक कि हो सकता है कि 2 प्रश्न भी आ जाएं, इसलिए ध्यान रखना, बहुत छोटा सा टॉपिक है और बहुत सरल प्रश्न आएगा। सबसे पहला सिद्धांत है प्रकृतिवादी सिद्धांत। ये क्या कहता है, मैं जो बात बता रहा हूं उसको माइंड में सेट कर लीजिएगा। प्रकृतिवादी सिद्धांत ये कहता है कि भाषा एक जन्मजात प्रवृत्ति है, मनुष्य में जब वो पैदा हुआ तभी से इनबिल्ट सिस्टम है, इनबिल्ट सॉफ्टवेयर है और स्वाभाविक प्रवृत्ति है, सहज, सहज का मतलब साथ में उत्पन्न होने वाली प्रवृत्ति है। और ये जितने भी हम भाषा के कौशलों की बात करते हैं, चारों के चारों कौशलों का स्वाभाविक और क्रमिक तौर पर प्रयोग किया जाना चाहिए। यही प्रकृतिवादी, प्रकृतिवादी या इसको हम क्या कह सकते हैं, स्वाभाविकता का सिद्धांत भी इसको हम कह सकते हैं, जिसमें भाषा को एक जन्मजात प्रवृत्ति के रूप में माना जाता है। इसी प्रकार से दूसरा सिद्धांत है रुचि का सिद्धांत। ध्यान रखना, मैं जो शब्द बोल रहा हूं ना, परीक्षा में एज इट इज आपके काम आएंगे, देख लेना, कोई बात नहीं, जाते वक्त भी सुनते जाना और आते वक्त चेक करते हुए आना। देखिए रुचि का सिद्धांत क्या कहता है कि भाषा के प्रसंग में उसको रुचिकर बनाएंगे तो भाषा का अधिगमन अच्छी जगह से हो, अच्छी प्रकार से हो पाएगा। इसलिए विभिन्न प्रकार की जो दृश्य श्रव्य सामग्रियां हैं, या विभिन्न प्रकार के श्यामपट्ट इत्यादि सामग्रियां हैं, या विभिन्न प्रकार की जो पाठ्य सहगामी प्रवृत्तियां, 2 चीज जोड़ रहा हूं मैं, दृश्य श्रव्य उपकरण और पाठ्य सहगामी क्रियाएं, इनका विशेष तौर पर प्रयोग करना चाहिए ताकि भाषा को रुचिकर बनाया जा सके और रुचिकर बना करके उसका जो अध्ययन है हम कर सकें। इसीलिए इसी को मनोवैज्ञानिक सिद्धांत भी कहा जा सकता है। तो इसमें श्यामपट्ट का प्रयोग करना, विभिन्न दूरदर्शन, दूरसंचार इत्यादि का प्रयोग करना, ये सारे के सारे यहां पर आ जाएंगे। तीसरा प्रश्न है अभ्यास और क्रियाशीलता का सिद्धांत या व्यवहारिक प्रयोग का सिद्धांत। इनके नाम को लेकर के भी प्रश्न आ सकता है कि अभ्यास के सिद्धांत को क्या कहा जाता है या क्रियाशीलता के सिद्धांत को क्या कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि भाषा को एक कला के रूप में माना जाता है। भाषा को किसके रूप में, आर्ट के रूप में माना जाता है। और दुनिया में कोई भी आर्ट हो, कला कोई सी भी हो, कला के लिए एक लंबे अभ्यास की आवश्यकता होती है। इसलिए भाषाई दृष्टिकोण से यहां पर लंबे अभ्यास के माध्यम से इसको सीखने की बात यहां पर कही जाती है। सक्रियता का सिद्धांत भी इसके साथ जुड़ा हुआ माना जाता है कई जगह। और ये यहां पर कोई भी विषय, कोई भाषा शिक्षण की बात आए, वहां पर एक्टिवनेस की बात करते हैं ताकि मानसिक विकास को तीव्र किया जा सके। तो यहां पर भी जो पाठ्य सहगामी प्रवृत्तियां हैं उनको यहां पर जोड़ने का कार्य किया जा सकता है, जिनके माध्यम से प्रेरणा का कार्य हो सके। एक सिद्धांत है मौखिक प्रवचन का सिद्धांत। ये कहा कि भाषा एक ऐसी चीज है जो मौखिक तौर पर चलती है, मतलब मौखिक तौर पर एक बोलेगा और दूसरा सुनेगा। मतलब जीभ और कान, ये जो 2 ज्ञानेंद्रियां हैं, ये दोनों ज्ञानेंद्रिया ही भाषा का कार्य क्षेत्र हैं, ऐसा इस सिद्धांत का मानना है। इसलिए यहां पर श्रोत्र ग्रहणी ही अर्थे लोके शब्द प्रसिद्ध, जब तक कानों में अर्थ नहीं पहुंचेगा तब तक उस शब्द को शब्द नहीं माना जाएगा। यह मौखिक प्रवचन का सिद्धांत हमारे 2 ज्ञानेंद्रियों की बात यहां पर करता है। छठा सिद्धांत है अनुपात और क्रम का सिद्धांत। यहां पर भाषा शिक्षण के प्रसंग में यह कहा गया है कि कोई भी अनसिस्टमेटिक या हम जिसको कह सकते हैं बेकार का अव्यवस्थित शिक्षण नहीं होना चाहिए। हर चीज में एक सीरियल होना चाहिए। पहले मौखिक शिक्षण, फिर उसके बाद में लिखित शिक्षण, पहले श्रवण, उसके बाद में भाषण, पहले पठन, उसके बाद में लेखन, पहले यहां पर कान, उसके बाद में नेत्र आएंगे, या फिर पहले प्राप्ति होगी, उससे के बाद में हम आवृत्ति करेंगे, पहले हम सामूहिक कार्य करेंगे, उसके बाद में हम व्यक्तिगत कार्य करेंगे, इत्यादि सिद्धांतों का यहां पर प्रयोग किया जाता है। यह अनुपात और क्रम का सिद्धांत ये बात कहता है। 8वां प्रश्न है स्वतंत्रता और वैयक्तिक विभिन्नता। इसमें यह कहा गया कि प्रत्येक व्यक्ति की बुद्धि अलग अलग होती है। कोई ये मान लीजिएगा कि कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बुद्धि वाला होता है, अतिरिक्त बुद्धि वाला कुशाग्र हो सकता है, कोई जनरल हो सकता है, कोई मंद बुद्धि हो सकता है। सबको भाषा शिक्षण के प्रसंग में अलग अलग प्रकार से अलग अलग वैयक्तिक विभिन्नता, इंडिविजुअल जो हम उनमें जो भेद है उनके आधार पर पढ़ाया जाना चाहिए। एकता और सहभागिता का सिद्धांत यह कहता है कि अलग अलग न करके विभिन्न कार्यों का सामूहिक स्वरूप, जैसे श्रवण, भाषण, पठन, लेखन, चारों का एकीकृत रूप, मौखिक के साथ साथ लिखित भी, ये सारों का जो सामूहिक जो स्वरूप है उसको हम यहां पर स्वीकार कर सकते हैं एकता और सहभागिता के अंदर।
इसी प्रकार से एक सिद्धांत है भावात्मक अभिव्यक्ति। भावात्मक अभिव्यक्ति में क्या कहा जाता है कि कोई भी कार्य, जैसे एक छोटा बच्चा पैदा होता है, उस वक्त वो रो रहा होता है, उसकी भी एक लैंग्वेज है, वो लैंग्वेज भावों के रूप में अभिव्यक्त है, उसको हम भावात्मक अभिव्यक्ति में रखेंगे। एक किसान हल चलाता हुआ कुछ गीत गा रहा है या बोल रहा है, उसको भी हम भावात्मक अभिव्यक्ति में रखेंगे। एक ड्राइवर गाड़ी चलाते चलाते गुनगुना रहा है, उसको भी हम भावात्मक अभिव्यक्ति में रखेंगे। यहां तक कि जो गूंगा व्यक्ति भी अपने मत को रखने के लिए कुछ एक तरह से फुसफुसा रहा है या फिर तुतला रहा है, वो भी सारा का सारा भावात्मक अभिव्यक्ति के अंदर आ जाएगा। एक सिद्धांत है चयन और विभाजन का सिद्धांत। भाषा के प्रसंग में विशेष तौर पर यह बात कही जाती है कि क्रमिक तौर पर तो होना ही होना चाहिए, लेकिन जैसे भाषा शिक्षण के कोई पाठ इत्यादि हों तो पाठ इत्यादि का विभाजन उस रूप में करना चाहिए कि वो पाठ उसी समय पर आ जाए। जैसे मान लो एक कक्षा में आपको 20 पाठ बनाने हैं, तो स्टार्टिंग के 2-3 पाठों के बाद में रक्षाबंधन की बात रख सकते हैं, क्योंकि जुलाई से सेशन स्टार्ट हुआ, अगस्त में रक्षाबंधन आ जाएगा, उसके समय के आसपास रक्षाबंधन को पढ़ सकें। उसके 8-7 पाठों के बाद में हम दीपावली का पाठ रख सकते हैं, लास्ट में चल करके हम होली का पाठ रख सकते हैं। ऐसे जो समय जो त्योहार या व्रत जिस वक्त आ रहा हो, उसके बारे में उस वक्त ही आप ये जो कार्य है वो कर सकते हैं। और एक सिद्धांत है बहुमुखी सिद्धांत, जिसमें मौखिक कार्य के साथ साथ लिखित कार्य भी होना चाहिए। सभी के सामूहिकता की बात यहां पर की जाती है। फिर यहीं पर शिक्षण सिद्धांतों के साथ में ही शिक्षण सूत्र आते हैं। परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, इनमें से कौन सा शिक्षण सिद्धांत शिक्षण सूत्र है और कौन सा नहीं है। विशेष तौर पर हर्बर्ट स्पेंसर, कौन? हर्बर्ट स्पेंसर, कॉमेनियस इत्यादि ने इनका विशेष प्रयोग किया है। सबसे पहले ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से शिक्षण, विभिन्न प्रकार के श्रवण, भाषण, पठन, लेखन के माध्यम से, ज्ञात से अज्ञात की ओर, यह भी एक शिक्षण सूत्र है। इन सब के बारे में आप परिचित हैं। सरल से कठिन की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, हर्बर्ट स्पेंसर ने इसका विशेष तौर पर प्रयोग किया है, यह ध्यान रखें। स्थूल से सूक्ष्म की ओर का विशेष प्रयोग हर्बर्ट स्पेंसर ने किया है। पूर्ण से अंश की ओर, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना, ये जो पूर्ण से अंश की ओर है, इसका जो आधार है वो गेस्टाल्टवाद या अवयवीवाद। ये क्या कहता है कि एक बार आप पहले समग्र वस्तु को देख करके फिर पार्ट्स की तरफ चलेंगे। अवयवीवाद पहले समग्र को लेकर के फिर अवयव की ओर चलता है। इसलिए पूर्ण से अंश की ओर, एक विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, इनको केवल आप नाम मात्र से याद रखें। विशिष्ट से सामान्य की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, या फिर उदाहरण से नियम की ओर, जिसको आप आगमन विधि भी कहते हैं। ठीक है, विशिष्ट से सामान्य भी आगमन विधि ही कहलाती है। और अनुभव से तर्क की ओर, ध्यान रखना इसको विशेष तौर पर, इसको लेकर के प्रश्न आ सकता है। पहले अनुभव होगा तभी हम जाकर के तर्क की ओर जाएंगे, अनुभव के बाद ही तर्क की ओर जाएंगे। पहले तर्क नहीं होगा, पहले अनुभव होगा, अनुभव से तर्क की ओर बढ़ने का कार्य हम करेंगे। मनोवैज्ञानिक क्रम से तार्किक क्रम की ओर, तर्क बाद में आएगा, पहले अनुभव या मनोविज्ञान आएगा। ये थोड़ी सी चीज आपको अवश्य तौर पर ध्यान रखनी है। तो यहां पर जो बातें विशेष थी उनको हमने यहां पर बताया है। ठीक है, ये दूसरा टॉपिक हो गया हमारा भाषा के सिद्धांत या भाषा शिक्षण की जो जितने भी